यह फिल्म एक ईरानी बच्चे बाशु की कहानी है। युद्ध के कारण उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। दक्षिणी ईरान का वह इलाका जहां वह अपने परिवार के साथ रहता है, दुश्मन देश के हवाई हमलों की चपेट में है। बम के धमाकों के बीच वह अपने माँ बाप और बहन को बहुत बुरी हालत में दम तोड़ते देखता है। उसके पिता अचानक खुले गड्ढे में समा जाते हैं और माँ अपने कपड़ों में लगी आग से जलकर ख़त्म हो जाती है। 10 साल का नन्हा बाशु अकेला और डरा हुआ है। वह भागकर खेतों में छुप जाता है और वहाँ से गुजरते एक ट्रक में पनाह लेता है। लंबे सफ़र के बाद वह उत्तरी ईरान के किसी अनजान इलाके में जा पहुँचता है। सुबह का समय है और कुछ खाने पीने के लिए ट्रक चालक ने ट्रक को एक किनारे खड़ा कर दिया है। उसी समय बाशु को तोड़ी जाती चट्टानों के धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे बम का धमाका समझकर वह डर और बदहवासी में ट्रक से कूद पड़ता है और उस आवाज़ की उल्टी दिशा में खेतों और पगडंडियों के बीच भागता चला जाता है। अंत में वह एक शांत और हरे भरे गांव में पहुंचता है। उस गांव में उसकी मुलाकात नेई और उसके 2 बच्चों से होती है। यह मुलाकात भी अजीब ढंग से होती है। नेई को अपने खेतों की देखभाल अकेले ही करनी पड़ती थी, क्योंकि बच्चों का पिता काम की तलाश में बाहर गया हुआ होता है। नेई के बच्चे छोटे हैं, सो खेतों में भी वह उन्हें अपने साथ लेकर ही जाती है। सबसे पहले वे ही बाशु को देखते हैं, जो खेत के किनारे बने लकड़ी के टाल में छिपा बैठा था। वह दौड़कर अपनी माँ को बुला लाते हैं। नेई पहले तो उसे मिट्टी के ढेले फेंककर वहाँ से भगाना चाहती है, फिर उसका दिल पसीज जाता है और वह उसके लिए वहीं रोटी और पानी छोड़ जाती है। जब नेई और उसके बच्चे आँखों से ओझल हो जाते हैं तो बाशु अपनी छिपी जगह से निकलकर रोटी खाता है। नेई बाशु को ठंड और भूख से मरने के लिए खेत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह उसे घर तक लाने के इरादे से रात में कटोरे भर भात और पानी अपने घर के बाहर रख देती है। बाशु आता है और वहाँ किसी को न पाकर जल्दी जल्दी चावल खा लेता है। घर की एक खुली कोठरी में रोशनी देखकर वह उत्सुकतावश अंदर चला जाता है। नेई झट बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि बिना डरे वह आराम से सो जाए। सुबह उठने पर बाशु को दरवाज़ा खुला मिलता है। वह बाहर निकल आता है। नेई बाशु से उसके बारे में पूछना चाहती है, लेकिन वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। नेई गिलक भाषा में बात करती है और वह अरबी भाषा समझता और बोलता है। एक दूसरे की बात न समझ पाने के बावजूद नेई के व्यवहार से बाशु धीरे धीरे उसे अपना समझने लगता है। लेकिन गांव के लोग उसे अपशकुन के रूप में देखते हैं। वे उसे अपने समुदाय में स्वीकार नहीं कर पाते और नेई से उसे घर से निकाल देने के लिए कहते हैं। दरअसल अफ्रीकी ईरानी होने के कारण उसका रंग काला है। उसके पुरखे कभी गुलाम के रूप में ईरान में लाए गए थे, पर नेई के गांव वाले यह सब नहीं जानते थे, इसीलिए वे उसे अशुभ मानते हैं और काले रंग के कारण उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। उन्हें बाशु का व्यवहार और बोली भी अजीब लगती है, जैसे कि वह आसमान में ऊंचाई पर उड़ते शिकारी चिड़ियों को देखकर उन्हें बम वर्षक विमान समझता है और छुपने लगता है। या भट्टी में जलती आग से वह डर जाता है और लोगों से छिपने का इशारा करता है। उसकी बोली भी गांव वालों को मजाकिया लगती है। बच्चे उसे नीची नज़र से देखते हैं और उस पर हंसते हैं। वे जब तब उसकी पिटाई कर देते हैं। ऐसी ही मारपीट के दौरान एक बार बाशु नीचे गिरी किताब उठा लेता है और फारसी में लिखता पढ़ता है। हम सभी ईरान के बच्चे हैं। ईरान हम सबका देश है। बच्चे आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हीं की तरह उसने भी स्कूल में पढ़ाई की है। वास्तव में अलग बोलियों के बावजूद पूरे ईरान में फारसी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी, इसीलिए सभी पढ़ने लिखने वाले लोग फारसी समझते थे। बाशु बैठे जागते अक्सर
अपनी माँ को देखता है और उसके लिए बेचैन रहता है। नेई बिना माँ बाप के अकेले बाशु पर पहले तो तरस खाती है, लेकिन दिन बीतने के साथ बाशु के साथ उसका लगाव भी गहरा होता जाता है। एक बार जब वह बीमार पड़ता है तो नेई बिल्कुल घबरा जाती है और गांव वालों से मदद मांगने लगती है, लेकिन वे किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बाशु को अपशगुन कहा था तो नेई ने उनकी बातों पर कान नहीं दिया था और न ही बाशु को वह अपने घर से निकालने के लिए तैयार हुई थी। उल्टे उसने उन्हीं लोगों को खरी खोटी सुनाई थी। इस बात से लोग उससे इतना नाराज़ हो गए थे कि उसे दवा खाने से दवा तक मिलने में कठिनाई आई। अगले दिन ही जाकर किसी तरह से उसे दवा मिल पाई। दवा से बाशु की तबीयत सुधरने लगती है और वह भला चंगा हो जाता है। बीमारी के दौरान नेई रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती, उसकी देखभाल करती। बाशु नेई को माँ की तरह प्यार करने लगता है और जब वह काम में बिना कहे उसके साथ हमेशा वह हाथ बटाने के लिए तैयार रहता है। उसके साथ बाजार जाता है, वहाँ से सामान बेचने में और हिसाब किताब में उसकी मदद करता है। रात में उसके साथ खेतों की रखवाली करता है और बाद में वह रखवाली के लिए अकेले ही जाने लगता है। उसने एक बिजुका भी बनाकर खेत में खड़ा कर दिया था, जिससे जंगली सुअर और चिड़ियों की से फसल बचाई जा सके। नेई उसे अपने बच्चों से अलग करके नहीं देखती। वह उसे नहलाती खिलाती, उसके कपड़े धोती, उसके लिए नया कमीज खरीदती, उसकी खातिर अपने रिश्तेदारों और गांव वालों से लड़ जाती। वे दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ गए थे। बाशु उसे माँ कहकर बुलाने लगता है। एक बार जब नेई बीमार पड़ी तो वह बदहवास हो गया और उसके लिए दवा लाने दवाखाने दौड़ पड़ा। जब उसे दवा नहीं मिल पाई तो वह दुख और बेबसी से वह जोर जोर से ड्रम पीटने लगा। वह अपनी इस माँ को खो देने के ख्याल से जैसे बेचैन हो उठता था। नेई ने बाशु के बारे में अपने पति को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी लिखने का काम उसका एक रिश्तेदार करता था, वही उसके पति की चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाता भी था। नेई का पति बाशु के घर में रहने से खुश नहीं था और नहीं चाहता था कि बाशु वहाँ रहे, क्योंकि घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। लेकिन नेई ने इसकी परवाह नहीं की। वह बाशु को बोझ नहीं मानती, बल्कि अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करती और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। वह नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचे। अपने रिश्तेदार को भी वह चिट्ठी का हिस्सा बाशु के सामने नहीं पढ़ने देती, जहाँ उसके पति ने बाशु को घर से हटाने की बात लिखी होती है। नेई का पति अपनी एक बाँह खोकर जब अपने गांव पत्नी के पास लौटता है तो नेई से मिलने के पहले उसकी मुलाकात बाशु से हो चुकी होती है। बाशु ने ही उसे खेत में पानी पिलाया था, लेकिन नेई से जब बाशु और घर की हालत को लेकर उसकी तकरार होने लगी है तो बाशु दौड़ता हुआ आता है और नेई की रक्षा में छड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। वह नेई से पूछता है, यह आदमी कौन है? तुम्हारा पिता? जवाब उसका पति देता है और बाशु दौड़कर उससे लिपट जाता है। पूरा परिवार एक हो जाता है। नेई, उसका पति और तीनों बच्चे मिलकर चिड़ियों और जंगली सूअरों को खेत से खदेड़ते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि नेई और बाशु के बीच पनपने वाले इंसानी रिश्तों को यह किसी भी रक्त संबंध से ज़्यादा ऊंचा स्थान देता है।